अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम मौजूद हैं सिवान की एक प्रख्यात और काफ़ी जानकार जो यहाँ की महिला प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर संगीता चौधरी, उनके साथ हम आज मौजूद हैं। इनसे कई टॉपिक पे बातचीत होगी, जो महिलाओं से जुड़े जो मामले हैं उन पर बातचीत होगी। और संगीता चौधरी जो डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि एक डॉक्टर्स के साथ अच्छी चिकित्सक के साथ साथ वो एक समाज सेविका भी है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं ATN लाइव पे। मैडम, आपका स्वागत। धन्यवाद। और बिहार की समस्त जनता को और भारत की समस्त नगरवासियों को, शहरवासियों, पूरे देशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ATN के माध्यम से जो जुड़े हैं लोग, उनका भी स्वागत करती हूँ। मैडम, सवाल यह है कि जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर जो महिला चिकित्सक हैं, उनके यहाँ अगर किसी तरह के पेशेंट जा रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मल और दो चीज़ होता है, नॉर्मल और सिजेरियन। दो चीज़ों पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि सिजेरियन कराया जाए। तो ये आखिर इतना ज़्यादा क्यों दबाव दिया जाता है परिवार वालों को कि आप सिजेरियन कराएं, जबकि वो लोग चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए तो बेहतर होगा। तो आप एक महिला चिकित्सक हैं और पुरानी आप हैं, इसके बारे में मैं तो भैया 99% नॉर्मल का ही ट्राई करती हूँ। ऑपरेशन जो है केवल कुछ कंडीशंस में, जहाँ की जैसे कि बच्चा आपका उल्टा है, मतलब उसका कमर नीचे है और सिर ऊपर है, या फिर बच्चा अगर उल्टा है बच्चा, तो फिर वो बच्चा अगर पैखाना कर दिया है पेट में, तो कोई डरने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उसका कमर नीचे है तो लैट्रिन नीचे आएगा। लेकिन अगर सिर नीचे है, मतलब बच्चा सीधा है, इसके बावजूद पेट में पॉटी कर दिया है, तो वो आपको थोड़ा इंडिकेशन है कि बच्चा तकलीफ में है। अब आपको हार्ट बीट पर ध्यान रखना होता है। हार्ट बीट आपका कितना चल रहा है, वेरिएशन कितना है, तो उसके लिए हम लोग का पास CTG का मशीन होता है। वो हमें बताता है कि हम लोग ये बच्चा नॉर्मल करवा पाएंगे कि नहीं, या फिर हम लोग बच्चा लूज कर जाएंगे। जैसे कि अगर वेरिएशन हमारा 5 से कम है, इसका मतलब पूरा धड़कन स्थिर है, या फिर बच्चा पेशेंट बोलती हैं कभी कभी कि बच्चा नहीं चल रहा है, हो सकता है बच्चे ने नाल लपटा लिया हो। तो एक नाल लपटाया होता है, तो हम लोग को अल्ट्रासाउंड में भी पता होता है कि एक नाल लपटाया हुआ है, फिर भी हम लोग नॉर्मल ही कराते हैं। क्योंकि पहले जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड अच्छा नहीं था और डॉपलर की सुविधा नहीं थी, जब पेशेंट अचानक से आ जाती थी और डिलीवरी में आती थी, तो उस वक्त हम लोग डिलीवरी कराते वक्त देखते थे कि 1 भंवर या 2 भंवर नाल लपटा हुआ है। तो वैसे हाल में तो हम लोग बचा ही लेते थे। तो उस टाइम जब बचा लेते थे, तो अभी जब जान भी गए हैं कि 1 भंवर नाल लपटा हुआ है, तो एक से डरने की बात नहीं। जब 2-3 हो या कसा हुआ हो, या एक ही हो मगर बहुत टाइट कसा हुआ हो, तब आपको दिक्कत होती है। तो ऐसे में आपको हार्ट बीट बताता है, और ख़ासकर CTG बताता है कि हार्ट बीट बहुत फास्ट जा रहा है या ऊपर जा रहा है, या फिर हार्ट बीट फास्ट जा रहा है, फिर भी आपके पास टाइम है कि आपका बच्चा कुछ देर के लिए आपको टाइम दे रहा है, कुछ घंटे वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर हार्ट बीट लो हो रहा है, जैसे 120 से कम हो रहा है, 110 हो गया, 100 हो गया, तो 110 के नीचे तो बहुत खतरा है। उस टाइम में आपको सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। और
अगर बच्चा बेड़िया है, जैसे मतलब एक तरफ पैर है, एक तरफ सिर है, तो बीच में बच्चे का पीठ आएगा, तो पीठ की डिलीवरी कभी नहीं होगी। वैसे हाल में बच्चा मुर्दा भी होगा तो आपको सिजेरियन कराना होगा। और कभी बच्चे का वैसे हाल में हाथ निकल जाता है, अगर आप लेट कर दें और बच्चेदानी का मुंह खुलता चला जाए तो वो हाथ निकल जाएगा, तो फिर आपको सिजेरियन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आजकल पानी बहुत कम है कह के बहुत सारी पेशेंट आती हैं कि पानी कम है तो ऑपरेशन का नौबत है, ये है वो है। पर हम लोग को अगर खुद से अगर असेसमेंट करूं या फिर लगता है कि पानी का थैली हो सकता है कि माथा के नीचे नहीं मिल रहा हो डॉक्टर को हाथ से, लेकिन पोस्ट बैग में, 4 बैग में नहीं हो, पर बच्चे के पीछे पानी का अच्छा खासा पॉकेट हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खुद से अल्ट्रासाउंड करके देख लें और वैसे हाल में हम लोग डिलीवरी कराते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने तुरंत कराया है, हार्ट बीट बहुत ख़राब था, पेशेंट हमारी अनबुक्ड थी, कहीं और कराई थी, पर उसके मैके वाले लोग कहीं कराए थे, बट उसके ससुराल वाले लोग की बहुत सारी डिलीवरियां हुई हैं, सारी की सारी नॉर्मल हुई हैं। तो अभी जब धड़कन ख़राब भी था तो वो लोग इसी तरह से पूरा एकदम निश्चिंत थे, नहीं आप सब नॉर्मल हमारा कराई हैं तो अभी कराइएगा। तो ये अभी तुरंत हम लोगों का पेशेंट अभी एडमिट है, अभी लेबर रूम से शिफ्ट हुआ है, तो वो भी नॉर्मल ही हो जाता है जनरली, क्योंकि WHO का गाइडलाइन है कि आपको 15% ही डिलीवरी सिजेरियन में फंसेगा और होना चाहिए, और 85% जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन आप दिल्ली में देखिए क्या हाल है, अभी 65% सिजेरियन हो रहा है, नॉर्मल कम हो रहा है, और 65% सिवान में भी तो मैम वही हाल है। अब ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरे यहाँ तो 90% से ऊपर नॉर्मल होता है। बल्कि हम लोग तो ऑपरेशन भी किए हुए होते हैं, तो हम लोग उनका भी ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं। अगर वो आजकल एक टर्म आया वी बैक, मतलब कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, तो हम लोगों ने तो कितने लोगों का कराया। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले एक पेशेंट आई थी गोपालगंज में, उसने सिजेरियन कराया हुआ था, पहले से 2 ऑपरेशन था और हर्निया था। वो 2 बजे रात को लैंड अप की, किसी जानने वाले ने उसको मेरे पास भेजा उतनी रात को, पर मेरे पास ना बच्चे के डॉक्टर ना बेहोशी के डॉक्टर, और चूँकि हर्निया था तो जनरल सर्जन की भी ज़रूरत थी, तो और वहाँ जाली लगाना था। उसका 2 बच्चा ख़त्म था, ये तीसरा बच्चा था और 5 ही महीने का था, और 5 ही महीने में बच्चेदानी फटा हुआ था, बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी, और रातों रात ऑपरेशन करना था। इतनी रात को कोई भी डॉक्टर मिलते नहीं, बेहोशी वाले और पेडिट्रिशियन वाले। तो मेरा तो एक आपके माध्यम से गुजारिश है जनता से कि प्लीज़ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी और आपको नॉर्मल का ट्रायल कराना है तो दिन में मौका दीजिए, रात में अगर कुछ हो जाता है तो कोई नहीं मिलता है। क्योंकि वो पेशेंट को हम लोगों ने रेफ़र कर दिया, क्योंकि जनरल सर्जन मैं कहाँ से लाऊंगी, गायनी का काम, ऑप्स का काम होता, प्रसूति का काम होता, तो मैं केवल कर देती, बट उसमें हर्निया भी रिपेयर करना था। तो मैंने बोला तीसरी बार ये पेट खोला जाएगा और इसमें हर्निया भी रिपेयर करना है, तो जाली लगाना है, तो उसके लिए मैंने उसे रेफ़र हायर सेंटर में किया। वहाँ से वो सदर में गया, सदर से फिर वो एम्बुलेंस लिया, वो पटना गया। तो 2 बजे रात को मेरे यहाँ आया, और वो 2 बजे रात के बाद वो 12 बजे दिन में उसकी शायद PMCH में पहुँचने के 1 घंटे के बाद डेथ हो गई। ये हमारे चूँकि जो जानने वाले लोग हैं उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि उस पेशेंट का क्या हाल है, तो उन लोगों ने बताया कि अच्छा हुआ कि आपने केस नहीं लिया। पर मैं बोली कि उसने उस टाइम अगर किसी ने भी ऑपरेट किया होता तो 8 घंटे पेशेंट जिंदा थे, अगर बचाने की कोशिश करते तो बच जाती, लेकिन उस टाइम टीम नहीं आ पाती। तो मेरे पास जो मेरा असिस्टेंट है वो एग्ज़ाम देने गया हुआ था, और बाकी टीम रात में सारे लोग मोबाइल ऑफ कर देते हैं, कोई आते नहीं, तो इस कारण से हम लोग भी असहाय हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पब्लिक जिनको भी नॉर्मल डिलीवरी का कराना है तो वो आप 6 बजे 7 बजे अगर दिन में भर्ती होते हो तो 7 बजे रात तक आपका आइडिया लग जाता है कि एकदम आपका नॉर्मल जा रहा है और जाएगा। और एक चीज़ मैम देखने को मिल रहा है कि जैसे कि सुबह से लगातार आप ड्यूटी करती हैं, अभी रात करीब 9 बजने जा रहे हैं, अभी तक आप पेशेंट को देखने के लिए यहाँ पे क्लिनिक में बैठी हुई हैं, वहाँ मुलाकात भी हुई है, हम लोग से बात भी हो रही है। तो इतना एकदम कठिन और बिल्कुल एक ड्यूटी की तरह इसको, तो इसी के लिए तो अमेरिका में जो बाकी सारे डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने
ऑब्स्टेट्रिक्स का काम करना, मतलब प्रसूति वाला विभाग का काम करना बंद कर दिया है। केवल गायनी का विभाग का काम करते हैं, क्योंकि उसमें इमरजेंसी नहीं होती है। और प्रसूति वाले में तो आपको, अगर आपने 9 महीना देखा है पेशेंट के प्रति, तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप उसको देखेंगे, क्योंकि वो तो कभी भी आते हैं। और जनरली दिन में तो लोकल कहीं दिखाते रहेंगे, किसी नर्स को दिखा लिया, क्वैक को दिखा लिया, और घर में उसके बाद से फिर रात में सोचेंगे कि अब चल के ये करना। अभी हाल में गोपालगंज से एक पेशेंट आई, तो उसका बीपी बहुत हाई था और 9 साल पे उसका पहला बच्चा था। वो अभी भर्ती है और उसका बच्चा पेट में पैखाना कर दिया था और उसको बीपी बहुत हाई था। तो हम लोगों ने उसका सिजेरियन किया बीपी हाई के लिए। ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर बहुत बीपी हाई है तो दिमाग का नस फट सकता है, चमकी आ सकता है, मरीज का मुंह से झाग फेंक सकती है और आँख पलट सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो वो हाई बीपी हो बहुत तो करना पड़ता है। और कभी शुगर और थायराइड के लिए तो जनरली हम लोग नॉर्मल ही कराते हैं। लेकिन अगर शुगर की पेशेंट है तो बच्चा बहुत मोटा हो जाता है, तो 4.5 किलो का 5 किलो का बच्चा हो जाएगा, तो वो नॉर्मल नहीं निकलेगा, तो उसमें भी सिजेरियन करना पड़ता है। उसको मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। तो ये जो पेशेंट है उनको मैंने पूछा कि भैया तुम दिन भर क्यों नहीं आए, इतना हाई बीपी है, 9 साल पे तुम्हारा बच्चा पत्थर पे दूब जमा है, अगर ये बच्चे को कुछ हो जाता इतनी देर में तो क्या होता। तो वो लोग बोल रहे थे कि वो वहाँ पर जहाँ पे वो एडमिट थे वहाँ उन लोगों ने पाइप भी लगा दिया था और हाथ में नस में भी जल को लगा हुआ था। तो देख के मुझे पता चल गया कि कहीं सुई पानी कराया है। पर उन लोगों ने बोला कि वो डॉक्टर साहब मेरा बीपी लो करने का कोशिश कर रहे थे, जब नहीं हुआ तो फाइनली उन्होंने भेजा। तो कृपया दिन भर मैंने बोला कि आप डायरेक्टली अगर यहाँ आते तो मैं बीपी भी लो कर लेती और टाइम पे बच्चे को भी बचे। और तो खैर बच्चा तो बच गया और सीसा में लेकिन जाने की नौबत आ गई। तो इससे अच्छा होता कि आप फर्स्ट हैंड अगर आप आते टाइम पे, जगह पे, सही जगह एक ही बार आ जाते तो आपका बच्चा सीसा में नहीं जाता। बार बार मैम एक समस्या आती है कि प्रेगनेंसी जो है वो लॉस होने की समस्या होती है, इसके लिए क्या कुछ? हाँ, प्रेगनेंसी लॉस होती है। इस पे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया था कि गर्भपात होता है तो सब अलग अलग समय पे होता है। जनरली जो 6 से 8 हफ्ते में और 12 हफ्ते के भीतर जो प्रथम तिमाही में गर्भपात होता है उसमें ज़्यादा कारण जेनेटिक होता है, यानी कि औरत का जो अंडा है और पति का बीज है। मतलब कि अगर पति का बीज यहाँ गिरा है, ये यहाँ तक जाता है और ये अंडा से मिलता है, तो ये इधर से अंडा इधर से आएगा फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ से भी बीज चला जाएगा, यहाँ पे दोनों का मिलन होगा। 4 दिन नस में रहने के बाद यहाँ पे आके चिपक जाएगा, जैसे ये चिपका हुआ है ना। पर ये एबॉर्ट हो जाता है। 75% केसेज में ये होता है कि आपको मासिक आने के पहले ही एबॉर्ट हो जाता है। तो वो क्या है कि अगर वो औरत का अंडा या मर्द का बीज अगर खराब है तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वो एक आध खराब होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको फिर थोड़ा अलर्ट हो जाना होता है, क्योंकि आपको 25% ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपका एक एबॉर्शन हुआ है तो अगला बार फिर एबॉर्शन होगा। एक चीज़ ये। दूसरा चीज़ है कि अगर जैसे इसमें कोई, जैसे ये देखिए फाइब्रॉइड है, ये ट्यूमर है, ये चिपकने, ये देखिए इसके अंदर कैविटी के अंदर ये चिपकने नहीं देगा पूरा इनको यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसके बीच में सेप्टम होता है, इसमें बनावट में खराबी है तो भी बच्चा खराब हो जाता है। अगर इसका बच्चेदानी का मुंह ढीला है तो हम लोग को टाँका मारना पड़ता है, वरना ये पहला तिमाही तो नहीं, तिमाही पार करने के बाद जैसे ही बच्चा का वजन 300, 400, 500 ग्राम, आधा किलो का बच्चा होता है तो इसका बच्चेदानी का मुंह इतना वजन संभाल नहीं पाता है। खासकर तब जब जुड़वा बच्चे हैं तो हम लोग टाँका मार देते हैं ताकि ये आगे की तरफ बढ़ता रहे, प्रेगनेंसी इसका बढ़ता रहे और फिर आगे चल के इनको ज़्यादा बड़ा होकर और तब एज ऑफ वायबिलिटी को पार कर जाएगा तो फिर हमारा सीसा में भी भर्ती करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बचाना होता है। और तीसरा कारण है कि आपके बॉडी में, जैसे कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी, आजकल तो लोग इम्यूनिटी के बाद जान गए हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीबॉडी है, तो अगर आपके बॉडी में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है तो वो बच्चे को ऐसे ही मार देता है आपके खून के रास्ते, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको है। अगर आपका बार बार बच्चा खराब हो रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा हुआ, तो
आपको चेकअप कराना चाहिए। इस बार हमारी एक पेशेंट का चौथी बार बच्चा खराब हुआ, 3 उसने कहीं कराया हुआ था, चौथी बार हम लोगों ने इंजेक्शन सुबह शाम चमड़ी में भी दे रहे थे और प्रोजेस्टेरॉन भी दे रहे थे, उसके बाद भी हुआ। तो इस बार हम लोगों ने जो बच्चा ठहरा था उसको डब्बा में बंद करके उस बच्चे को ही, मतलब मांस का लोथड़े को ही पूरा भेजा है कि कैरियोटाइपिंग चेक करने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस बच्चे में ये क्यों खराब हुआ। अब इसके बाद अगर, चूँकि पैसे की भी बात है, सिवान है लोग, और कोरोना के बाद बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग सस्ता जांच और सस्ता इलाज में कम से कम में काम चलाना चाहते हैं। पर आपको जांच भी कराना है, क्योंकि अगर आप जांच नहीं भी कराते हो और डायरेक्टली कुछ कर देते हो तो भी पब्लिक आपको ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने जांच कराया ही नहीं। और ऐसे हाल में जब आपका 4-4 बच्चा खराब हो रहा है तब तो आपको जांच कराना ही है कि मर्द दोषी है या औरत दोषी है, या दोनों सही हैं तो फिर हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या फिर हाई बीपी है, या फिर बच्चेदानी में कुछ बनावट में खराबी है। तो दूरबीन अंदर डाल के, हिस्ट्रोस्कोप डाल के देखना होता है, अंदर की पूरी कैविटी, उसका पूरा हाल चाल देखना होता है। तो वो सब देखना पड़ता है कि अगर वो खराबी है तो उसके कारण से ये करना पड़ता है, और नहीं तो फिर फाइनली कि एंटीबॉडी का, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक होता है जिसमें एंटीबॉडी होता है, तो वो भी एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट का चेकअप कराना पड़ता है। ये सब जांच है लेकिन महंगा। पर पेशेंट अगर बाहर जाएगी, अगर दिल्ली जाएगी, अगर वो एम्स में जाएगी अगर, तो उसका बहुत लंबा नंबर लगेगा, आने में नंबर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वो दिल्ली जाती है और पटना जाती है तो वहाँ भी महंगा पड़ेगा, वहाँ बल्कि ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो हम लोग चीप में बेस्ट काम करना चाहते हैं, चाहते हैं कि जो कोई भी आज के ज़माने में बिना बच्चे के ना रहे, क्योंकि आजकल बांझपन नाम का ट्रीटमेंट अब रहा नहीं। अब जिनको बच्चे नहीं होते अब वो IVF तक जाके बच्चे ले ही आते हैं। आजकल सरोगेसी भी हो गया है, किराए की कोख। अगर आपका बच्चेदानी निकाल दिया गया है तो कोई बात नहीं है, आपका अंडा और पति का बीज लेके परखनली शिशु बनाकर वो रोप दिया जाएगा किसी के भी बच्चेदानी में, और आप उनको पैसे दे देंगे और फिर अपना बच्चा ले लेंगे उनके किराए की को क्या। ये सरोगेसी है। तो आजकल बहुत सारा ऑप्शन हो गया। आजकल पहले लोग बुढ़ापा तक ऐसे ही मर जाते थे बिना बच्चे के, लेकिन आजकल तो हर कोई के पास अब बच्चा है। चलिए, ये सब चीज़ों पे तो बातचीत हो गई। अक्सर देखने को मिलता है कि आपको कॉन्फ्रेंस में बुलावा आता है बाहर से भी। इस बार भी सुनने में आ रहा है कि 28 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस है IMA के द्वारा और उसमें आप जा रही हैं। तो क्या कुछ वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में होगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या कुछ तैयारियाँ? ये बिहार IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसका 2 दिन अधिवेशन होगा, मतलब कि कॉन्फ्रेंस होगा 27 तारीख और 28 तारीख। इसलिए बापू सभागार जो है पटना में ये आयोजन किया गया है। तो ये नेशनल प्रेसिडेंट जो हमारे बिहार के जो अभी थे उनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, और सहजानंद प्रसाद जी का। तो इसी सम्मान में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जो वार्षिक सम्मेलन है, इसी में वो हो रहा है। तो उसमें कुछ लोगों को कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को जो सोशल एक्टिविटी करते हैं उनको अप्रिसिएशन अवार्ड दिया जा रहा है। तो मुझे भी एक इनविटेशन लेटर आज ही प्राप्त हुआ है कि मुझे मिलने वाला है 28 तारीख को 3:30 बजे। जाकर आप अपना टेबल सीट बुक कर लें और अपना कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल होता है वो सारा नियम को पालन करते हुए वहाँ पर पहुँच जाए। तो ये मंगलवार को मैं सोच रही हूँ अब क्लिनिक बंद करूँगी मंगलवार को केवल, और है तो 2 दिन का, सोमवार मंगलवार, लेकिन मैं मंगलवार को क्लिनिक बंद करके अब मॉर्निंग में चलूँगी, वहाँ जाऊँगी। और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि लोगों ने ये, मतलब मुझे तो नहीं पता मुझे कैसे मिल रहा है अवार्ड। मुझे लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे हेल्प करती है, वरना इतने लोग हैं डॉक्टर्स। बहुत गर्व की बात। हाँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों चुनी जाती। मैंने पूछा भी था आउटलुक की तरफ से भी, मुझे जब अवार्ड मिला था तो मैंने पूछा था कि आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता चला। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि वो फेसबुक पेज पे या फिर उनका कुछ होता है इन्वेस्टिगेशन, उसके थ्रू उन लोगों को कुछ पता चला था। तो उसके अलावा तो उन लोगों को था कि कोई डॉक्टर
डॉक्टर भी हो और सोशल वर्कर भी हो, तो उसके थ्रू उन लोगों ने मुझे तो वो दोनों चीज आप में मिला कि एक तरफ चिकित्सक भी, दूसरी तरफ समाज सेवी भी। हाँ, तो उसी कारण से उन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट देखा था, तो उस पे उसको भी पूरा अच्छी तरह से रीड किया था। फिर पूरा मेरा इंटरव्यू लिया था, पूरी टीम आई थी, पूरा डिस्कशन ये किया था, तो उसके बाद से मुझे वो सेलेक्ट किया। तो आपको अवार्ड भी मिला हुआ था उनके? विजनरीज ऑफ बिहार वो अवार्ड मिला है। हाँ, कैसा लगा था उस वक्त जब इस तरीके का सिलेक्शन हुआ आपका और वहाँ पर अवार्ड मिला, तमाम बिहार के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी? वो उस अवार्ड का नाम ही था विजनरीज ऑफ बिहार। उसमें बहुत तरह के लोग थे, स्वर्ण व्यवसायी भी थे, यूट्यूबर भी थी जो कुक बहुत अच्छा, जिसको यूट्यूब ने प्लैटिनम अवार्ड से कुछ अवार्ड से नवाजा था, या गोल्ड का अवार्ड से कुछ नवाजा था। वो सभी तरह के लोग थे। और वो वहाँ पे जो अभिनेता है हमारे पंकज त्रिपाठी जी, वो बहुत बगल के गोपालगंज जिले के। हाँ, वो अभी उनका फेसबुक पे फिर इंटरव्यू जब आउटलुक वाले ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा था, उन्होंने एक बार बोला कि उसमें तो एक सिवान की भी डॉक्टर आई थी। हाँ, तो उन्होंने, उनको पता था कि मतलब मेरे शहर के बगल से भी कोई डॉक्टर आई हैं जिनको अवार्ड मिला है। वो बात वो याद भी रखे थे अवार्ड के बाद, क्योंकि जब उनका इंटरव्यू होने लगा तो वो पूछ रहे थे कि एक सिवान की डॉक्टर भी आई थी वहाँ पे। और ये तो वो इतने हम्बल थे, और उनके हाथों से अवार्ड लेना, मतलब कि जब उनको बोला गया 2 शब्द बोले, तो वो बोले मैं क्या बोलूँ यार, मैं यही बोल सकता हूँ केवल थैंक यू। कि इतना मेरे को तो ये घर जैसा महसूस होता है जब भी मौका मिलता है। मैं इंदौर से मैं शूटिंग कर रहा था और बाई फ्लाइट आया हूँ, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं मिस नहीं करना चाहता। और यहाँ आकर इतने लोगों को अवार्ड दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपने बचपन में जिन डॉक्टर के पास लाइन लगाता था और देखने जाता था और दिखाने के लिए दिन भर खड़ा रहता था, वो डॉक्टर ये हैं, और उनको पहचान करके वो बोल रहा था कि इनको अवार्ड देना, मतलब मैं तो इस लायक नहीं कि मैं दे पाऊँ। इतने हम्बल, इतना विनम्र थे वो, कि उनके हाथों अवार्ड पाने में ओबियसली सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगा। मैडम, ये तो बातचीत हो गई चिकित्सा के क्षेत्र में और आप सम्मानित हुई उस पर। आगे आपने क्या कुछ सोचा है, क्योंकि समाज से जुड़ी रही हैं आप और किसी भी सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी होती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम अगर हो, आगे सामाजिक कार्यों के लिए कुछ आपने सोचा है कि अगला कदम क्या होगा? हालांकि अब तो कोरोना की भी बातें आ रही हैं कि ओमिक्रॉन जैसी जब बीमारी सामने दिखाई भी दे रही है कई राज्यों में जी, तो आपको इसमें क्या? अभी तो इसमें भी अभी जैसे हम लोग हर 1 जनवरी को कंबल बांटते हैं, तो इस बार अभी ओमिक्रॉन को देखते हुए समझ में नहीं, अभी तक प्लान नहीं हो पाया कि हम लोग कंबल बांटेंगे कि नहीं, क्योंकि जिस तरह हम लोग पिकनिक नहीं मना पा रहे उस तरह कंबल भी बांट पाएंगे कि नहीं। लेकिन इतनी गरीबी है, इतना लोग मतलब जाड़े में या ठंड में तड़प रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ आते हैं उनको तो किन्हीं का गाड़ी छूट जाता है या कुछ होता है, तो जैसे आँख का ही ऑपरेशन कराया, और वो कितना भी रूम दो तो कहने लगते हैं कि नहीं हमको रूम नहीं चाहिए, हम कहीं कोने में पड़े रहेंगे। तो गर्मी के दिन में भी हम लोग बोलते थे कि आखिर आप कोने में पड़े रहेंगे तो एक पंखा चलाएंगे, बिजली तो आएगा ही, बिल आएगा ही, उससे अच्छा आप एक रूम ले लो, स्वीपर आएगा, सफाई करेगा, आपको क्या टेंशन है, और आप चैन से सो, कम से कम एक दुआ तो दे के जाओगे। चलो पेमेंट मत देना, रूम का चार्ज मत देना। अभी जाड़े में भी वही बात है कि जिनकी गाड़ियाँ छूट जाती हैं या जो छूट गई हैं, जिनको आँख का ऑपरेशन कराने में बूढ़े बूढ़ी हैं, वो जा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग पता कर रहे थे कि पिछले साल जो हम लोग कंबल पेशेंट के लिए रखे थे वो किसने मतलब यूज किया, स्टाफ ने, क्योंकि जब गर्मी आती है तो ध्यान ही नहीं जाता है कि इन लोगों ने कहाँ रखा है नहीं रखा है, अब खोज कर देना है। तो वो हम लोग बोलते हैं कि भैया वो पेशेंट का कंबल है, आप लोग अपना रजाई और कंबल अलग रखिए और इनका मत यूज कीजिए। तो वो फिर अभी हम लोग अंदर जो भंडारा है उसी में से निकाल करके देना शुरू किए हैं, क्योंकि अभी कुछ कंबल हम लोग इमरजेंसी के लिए रखे रहते हैं कि कभी स्टाफ को ज़रूरत पड़े, स्टाफ की फैमिली आ जाए या कोई आए, कोई भी घर में आए तो ज़रूरत पड़ सकता है, तो उनके लिए। तो वो जो हमारे दरवाजे पे आएंगे और उनको ठिठुरना नहीं पड़ेगा, अभी ये मैं यही सोच रही हूँ। और अभी तो मेरे हस्बैंड ने
अभी फेसबुक पे भी मैंने डाला कि हम लोगों ने अभी एक भोजन कक्ष का निर्माण किया है, जो अभी उसका उद्घाटन हुआ है डॉक्टर रामाजी चौधरी सर के थ्रू। तो ये हमारे ही ट्रस्ट तेत्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हुआ है, और लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लब का भोजन कक्ष का ये हुआ है। उसके अलावा उन लोगों को पिछली बार ठंड में ब्लेजर दिया गया था, उसके बाद उनको साइकिल बांटा गया था, और प्रोत्साहन देके कि वो बहुत सारा मेडल हमारे सिवान के लिए लाए। और मैरवा एक बहुत अच्छा जगह अब बन गया है, और बहुत अच्छा लड़कियां कर रही हैं, बल्कि उन लोगों को स्कूटी भी दिया गया था, कुछ की जॉब भी लग गई है अच्छा करने के कारण। तो वो हम लोग एक्चुअली बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आप कुछ करके नेकी कर और दरिया में डाल, अगर आप करके और बताते हो जताते हो तो फिर आपका ये आपने लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लब की बात की, मैरवा अब बिल्कुल वो लोग बहुत मुकाम तक, नेशनल तक खेले भी हैं लोग। इसी तरह की एक और संस्था है, कल मुलाकात हो गई थी, मौलाना मजलुल हक साहब की जयंती थी वहाँ पर, और खुदाई बड़ी गांव है, वहाँ पे कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिसके कोच है सोहन राम, उनके नेतृत्व में वो बच्चियाँ नेशनल तक खेली हुई हैं। लेकिन स्थिति यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं और ऊंचाइयाँ छूना चाहती हैं। तो आपने इन लोगों को भी सहयोग किया, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नेशनल तक फुटबॉल खेल चुकी हैं। देखिए, मैं चूँकि खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मुझे भी स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला द्वारा स्कॉलरशिप मिल चुका था जब मैं 10th के पहले ही थी, 10th में थी, उस वक्त मिला था। तो मुझे सब लोग दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाते हैं, मैं बहुत सारा मेडल ही लाई थी, पैसे रुपए नहीं लाई थी, केवल मेडल ही लेके आई थी। और यहाँ पर कहाँ सजाऊं ससुराल में, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो वो हम लोगों का एक अलग ही रुचि है। अगर आपको लगता है कि वो लड़कियां इतनी गरीब हैं, ये हैं, तो कोई बात नहीं है, हम लोग उन लोगों को भी हेल्प कर देंगे। किसी को हेल्प कर दें, उतना हेल्प कर देने से हम लोग गरीब तो हो नहीं जाने वाले, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको इस मुद्दे पे हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर शरद चौधरी से बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक लड़कों का भी फुटबॉल टीम को गोद लिया था, जैसे इस लड़कियों का टीम को गोद लिया है वैसे ही लिया था। बट वो लड़के मतलब उतना जितना लड़कियां डेडिकेटेड थी उतना लड़के नहीं थे। बस वो कहाँ रहूँगा सर, रहने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रूम भी दिया था, यहाँ पर एक बस जाती थी उनको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो वो केवल क्या उपयोग करना है, केवल इसी फेर में रहते थे, और अपना प्रदर्शन सुधार के मेडल लाने, या फिर वो खुद ही नहीं मेहनत नहीं कर नहीं। तो अगर ये लड़कियां बहुत काबिल हैं, नेशनल खेलती हैं, तो ये तो हमारे शहर के लिए बड़े गर्व की बात है। और ऐसा टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या दिक्कत है? बिल्कुल आप IMA के सेक्रेटरी और मेरे ट्रस्ट मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी, IMA को छोड़ दीजिए, आप मेरे हस्बैंड जो तेत्री देवी मेमोरियल के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनसे बात कीजिए, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संगीता चौधरी से बातचीत हो रही थी, कई मुद्दों पे बातचीत हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में बातचीत हुई, और इनका बुलावा आया है, एक कॉन्फ्रेंस है 28 दिसंबर को, उस पर भी इनसे बातचीत हुई। हालांकि इनका कहना है कि कैसे सेलेक्ट हम हो जाते हैं खुद मुझे ही नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपके अंदर हुनर होगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से तो तराशा जरूर जाएगा, और उसी तराशने को लेकर के इनका बुलावा आया है। और जिस तरीके से आज देखिए बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ हमारे भी ज़िले में है, और वो भी चाहते हैं कि कुछ हमें उस तरह का सहयोग मिले ताकि हम ऊंचाइयों तक छुए, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है मजबूत नहीं है। तो ऐसे में एक दो जगहों की हम लोगों ने चर्चा भी किया है। हालांकि लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स जो कि मैरवा के बच्चियां हैं और वो फुटबॉल खेलती हैं, नेशनल तक जा कर के वो शामिल हो चुकी हैं खेलों में, इन लोगों के द्वारा काफ़ी सहयोग हुआ है। इसी तरीके से आगे इनका कहना है कि जब जब समाज से जुड़े काम होते हैं उनकी इन लोगों की बढ़ चढ़ कर रुचि भी रही है, और आगे भी समाज के लोगों के साथ ये लोग कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। जहां भी ज़रूरत होगी हर संभव ये लोग मदद करने का भी काम करेंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ ATN लाइव भी इन लोगों को सलाम करता है कि आप लोगों जैसे अगर चिकित्सक हों, आपके मन में अगर कुछ करने की तमन्ना हो, गरीबों की सेवा करने की तमन्ना हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और अगर हम
आप मिल करके इन गरीबों को थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा दें तो ये बहुत कुछ आने वाले वक्त में, चाहे वो हमारे समाज की बच्चियां हों या फिर छात्र छात्राएं हों, कुछ भी कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक छू सकते हैं और इसके लिए जिले का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन होगा। हमारे सहयोगी मंटू के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड,